नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम और आज एक खबर ये है कि भोपाल से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी एनआईए कोर्ट में, जिसमें ये प्रेयर की गई थी कि साध्वी प्रज्ञा की जो चुनाव लड़ने की बात है, वो चुनाव लड़ रही हैं, जमानत पर है, उनको चुनाव लड़ने से रोका जाए। जिसके ऊपर सुनवाई करते हुए एनआईए कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उन्हें जमानत दी गई है क्योंकि उनके खिलाफ सबूत नहीं है। और दूसरी बात, जो चुनाव लड़ने से रोकने की है वो काम चुनाव आयोग का है, हम ये काम नहीं करेंगे। ये सीधे तौर पर प्रज्ञा जी के लिए, साध्वी प्रज्ञा के लिए एक अच्छी खबर है, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अच्छी खबर है और कांग्रेस पार्टी यानी कि दिग्विजय सिंह के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा ये है। जो याचिका दायर की गई थी, कहने को एक विक्टिम के पिता ने दायर की थी, लेकिन सीधे तौर पर वो याचिका दिग्विजय सिंह ने दायर कराई थी। और ये बात प्रज्ञा सिंह ठाकुर के वकील ने कही भी कि ये जो याचिका दायर कराई है उनके ऊपर जुर्माना किया जाना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। और इसका सीधा साधा मतलब ये है कि राजनीतिक तौर पर जो प्रज्ञा ठाकुर के द्वारा हराए जाने से पीड़ित है या डर रहा है वो व्यक्ति, दिग्विजय सिंह नाम का जो राजनेता है, उसने ये याचिका दायर कराई है। इसलिए इसको ऐसी याचिकाओं को हतोत्साहित करने के लिए और जो न्यायालय है उसका समय बर्बाद करने के लिए इस पर जुर्माना लगाए जाने की ज़रूरत है। दरअसल ये याचिका इसलिए लगाई गई थी कि दिग्विजय सिंह को अब ये डर सताने लगा है कि जिस तरीके से हिंदू टेरर का शब्द गढ़ के दिग्विजय सिंह, सुशील कुमार शिंदे, पी चिदम्बरम जैसे लोगों ने भारत में तुष्टीकरण की राजनीति खेलने की कोशिश की थी और वो सब हुआ था सोनिया गांधी के इशारे पर। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से साध्वी प्रज्ञा को उसके खिलाफ उतारा है और दोबारा से ये मुद्दा बनाने की जो जनता के सामने मुद्दा पेश किया है कि किस तरीके से हिंदुओं को बदनाम किया गया, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये बात दिखाने की कोशिश की गई कि केवल मुस्लिम ही आतंकवादी नहीं होते बल्कि हिंदू भी आतंकवादी होते हैं। और इसका दूसरा नमूना ये देखने को तब मिला था कि जब जम्मू एंड कश्मीर में एक व्यक्ति जिसने करीब 2 साल पहले इस्लाम कबूल कर लिया था और उसके बाद जब वो आतंकवादी गतिविधियों में पकड़ा गया था, उसका नाम इस्लामिक था, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने यह हवा बनाई थी कि वो उसका व्यक्ति का जो पहले नाम था कन्वर्ट होने से पहले उस नाम से उसको बताते रहे थे और कहा था कि देखिए ये हिंदू आतंकवादी है। यानी कांग्रेस की रणनीति ये है, एक तरफ तो कांग्रेस कहती है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन जैसे ही किसी भी तरह से साजिश करके वो किसी हिंदू नाम वाले व्यक्ति को आतंकवादी बताते हैं, वो पकड़ा जाता है कहीं पे, तो उसको फिर हिंदू आतंकवाद कह के एक बहुत दुनिया के सबसे बड़े शांतिप्रिय धर्म जो विश्व बंधुत्व की भावना में विश्वास करता है, जो सहिष्णुता की भावना में विश्वास करता है, जो आत्मवत सर्वभूतेषु की बात उसमें भावना में विश्वास करता है, उसके ऊपर ऐसे आरोप लगाकर पूरे 100 करोड़ लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और इसी कड़ी में आज का जो फैसला है एनआईए का, वो सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए एक करारा तमाचा है। कांग्रेस पार्टी की ही बात करें तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बार फिर अपनी जो जुबान को बेकाबू कर दिया है और वो चौकीदार चोर है का नारा लगा रहा है। और कल शहडोल की रैली में राहुल गांधी ने कहा कि जो अमित शाह है वो हत्या आरोपी है। इसके लेकर अमित शाह ने पलटवार किया और कहा कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए थे, कोर्ट ने उन सभी आरोपों को खारिज कर दिया और स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा कि ये सारे के सारे जो आरोप थे वो राजनीति से प्रेरित थे, झूठे नाम लिए गए थे, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं था। उसके बावजूद राहुल गांधी जैसा मूर्ख व्यक्ति मेरे खिलाफ अगर ऐसा बोलता है तो उसको कानून की समझ नहीं है या वो बाकी लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी यही नहीं रुका और उसने आगे कहा कि देखिए किस तरीके से राफेल विमान का जो सौदा हुआ है उसको हम बदलेंगे और हम कोशिश करेंगे कि जो राफेल बनाने हैं वो भारत में बने। और भारत में भी उसने जबलपुर के युवाओं को एक झांसा देते हुए कहा कि हम चाहेंगे कि यहाँ जो आर्म्स बनाने की फैक्ट्री है उसमें राफेल के विमान बनाए जाएं, जिससे 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सीधे तौर पर एक झूठ फिर से फैलाया गया जिसकी की आदत पड़ चुकी है राहुल गांधी को। कोर्ट से तमाचा पड़ता है, सीएजी से तमाचा पड़ता है, जनता से तमाचा पड़ता है, लेकिन राहुल गांधी झूठ बोलना नहीं छोड़ता। और जिस तरीके से एक भांग के नशे में व्यक्ति होता है जो एक ही बात को बार बार रिपीट करता है या फिर
साइकोलॉजी में एक बीमारी कही जाती है, उसमें व्यक्ति को एक बात बोलने की आदत हो जाती है। वो सुबह शाम जब भी कोई बात आती है घुमा फिरा के उस एक बात को ज़रूर बोल देता है। वही हालत आज राहुल गांधी की हो चुकी है। और जो बड़े बड़े साइकियाट्रिस्ट हैं वो कहते हैं कि शायद ये राहुल गांधी को उसी दिमागी बीमारी की वजह से हो रहा है, जिसमें वो राफेल चिल्लाने की जो एक न चाहते हुए भी उसके मुंह से निकल जाता है। यही वजह है कि राहुल गांधी अब राफेल के नाम पर इतना ज़्यादा झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। राफेल विमान जो कांग्रेस के उस समय के जो डील होने वाली थी उसमें भी 18 विमान फ्रांस से बन के ही आने थे, जिन्हें फ्लाईवे कंडीशन में होना था। वही सौदा जब भारतीय जनता पार्टी ने अर्जेंसी को देखते हुए, वायुसेना की मांग को देखते हुए किया और उसमें 18 यानी कि एक स्क्वाड्रन की जगह 2 स्क्वाड्रन को तैयार शुदा हालत में लेने की बात कही। लेकिन राहुल गांधी को यह समझ में नहीं आता है, उसको एक ही बात बोलनी है। इसलिए वो जगह जगह जाकर, वो जब लखनऊ में जाता है तो वहाँ के युवाओं को बोलता है कि आपको रोजगार मिल सकता था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने ये रोजगार फ्रांस को दे दिया, पैसा अनिल अंबानी को दे दिया। वो उत्तराखंड में जाता है, देहरादून के युवाओं को भी यही बोलता है कि BHEL बनाती तो शायद आपको 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता। लेकिन वो अच्छी तरीके से जानता है। वही महाराष्ट्र में जाता है, नागपुर में बोलता है, वो जबलपुर में जाता है तो जबलपुर के युवाओं को बोलता है। सीधे तौर पर वो एक गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि जब वो जो विमान फ्लाई वे कंडीशन में आने हैं, जो कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है भारतीय वायुसेना की, उनको किसी भी हालत में भारत में नहीं बनाया जा सकता। और भारत में बनाए जाने के लिए, जैसा कि अभी 3 साल का टाइम दिया था दसॉल्ट ने पहली खेप भारत को देने के लिए, उससे कम से कम 3 गुना समय यानी कि 10 साल और लगेंगे अगर भारत में उस विमान को बनाने की कोशिश की गई। जिसका सीधा मतलब ये है कि ये जो जिन विमानों की सप्लाई भारत को सितंबर 2019 में होनी है, यानी कि करीब 4-4.5 महीने बाद अगर उनको दोबारा से उस सौदे को करने की कोशिश की गई तो वो विमान भारत को 2029 में मिलेंगे। और वैसी स्थिति में जो पाकिस्तान है, जो अमेरिका है, जो चाइना है, ये टेक्नोलॉजी काफ़ी बदल चुकी होगी। अभी 5वीं जनरेशन के विमान की बात हो रही है, तब तक 6वीं 7वीं जनरेशन आ चुकी होगी। यानी कि सीधे तौर पर अगर भारत में वो विमान बनाने की कोशिश की गई या उसको भारत में विमान बनाने की जैसी बात राहुल गांधी कर रहा है, अगर वो रखी जाती तो जब 9 साल 10 साल बाद हमारे पास अब वो विमान होता तो वो यूजलेस हो चुका होता। जैसा कि मिग विमानों के संदर्भ में हुआ कि जब दुनिया के पास बाकी अच्छी टेक्नोलॉजी थी, हम अभी भी 35 साल पुराने मिग उड़ाने पर मजबूर हैं और उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है भारतीय वायुसेना के तमाम पायलट्स को। अब तक देश के करीब 850 विमान पायलट इस मिग की दुर्घटना में मारे जा चुके हैं। अभी कहने को तो जो F-16 को उड़ाया गिराने में मिग 21 बाइसन को यूज़ किया गया था, लेकिन उसको काफ़ी अपग्रेड करने के बाद वायुसेना की आज की जो ज़रूरतें हैं या फिर हमारे पड़ोसियों के पास जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है, F-16 हो या चाइना के पास और भी एडवांस टेक्नोलॉजी है, उससे मुकाबला करने के लिए आज की डेट में अगर कोई विमान सबसे अच्छा है तो वो दसॉल्ट का बनाया हुआ राफेल टेक्नोलॉजी है। लेकिन राहुल गांधी चूंकि अपने जीजा को कमीशन दिलाना चाहते हैं, यूरो फाइटर की बात कर रहे हैं और उसमें उसको लगता है कि करीब 10 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का उन लोगों को कमीशन मिल जाएगा। यही वजह है कि राहुल गांधी घूम फिर के हर मुद्दे को और हर तरफ से अपनी बेइज्जती कराने के बाद, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे दूसरी संस्थाएं हों, संसद में हर जगह बेइज्जती कराने के बाद वो बार बार यही बात कह रहा है कि हम सत्ता में आएंगे तो राफेल के सौदे को कैंसिल कर देंगे। अब मैं उन सभी दोस्तों से कहना चाहता हूँ, सभी भाइयों से बहनों से कहना चाहता हूँ कि जिस चीज़ की मांग वायुसेना पिछले 20 साल से कर रही है और आज के वायुसेना प्रमुख धनोवा हों या उससे पहले के पूर्व अधिकारी हों, वो सब के सब कह चुके हैं कि भारत की वायुसेना को सबसे बड़ी ज़रूरत जो है वो राफेल जैसी टेक्नोलॉजी वाले जेट विमानों की है। और नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिशों की वजह से अब केवल 4.5 महीने यानी कि करीब 130-135 दिन उस विमान की डिलीवरी में बचे हैं। वैसी स्थिति में राहुल गांधी, जो कि खुद अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी है, उसकी मां आरोपी है, उसका मामा जो मिशेल मामा है वो उसका नाम ले रहा है, वो व्यक्ति इस पूरी डील को कैंसिल कराना चाहता है। उस डील को कैंसिल कराने के लिए उसको बदनाम कर रहा है।
और ये सब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चाइना या पाकिस्तान के इशारों पर हो रहा है, क्योंकि अगर राफेल भारत की वायुसेना को मिलेगा तो सबसे बड़ा खतरा इन्हीं दोनों देशों को होगा। और यही राहुल गांधी की कांग्रेस है जो दिग्विजय सिंह जैसे लोगों के द्वारा जब कोई भारत का कोई साधु संत चुनाव लड़ने की कोशिश करता है तो उसको भी बदनाम करने के लिए मीडिया के द्वारा, पेड चैनलों के द्वारा, पेड अखबारों के द्वारा उस व्यक्ति को, आरोपी व्यक्ति को भी अपराधी बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब याकूब मेनन जैसे हत्यारों को, जो आतंकवादी हैं, उनको सज़ा मिलने की बात आती है तब ये वहाँ जुडिशियल किलिंग का मुद्दा उठाते हैं, या फिर जैसे बाटला हाउस में एनकाउंटर हुआ था तो सोनिया गांधी रोती है, आंसू बहाती है, सलमान खुर्शीद कहता है कि सोनिया जी रोई थी। तो ये इनका दोहरा चरित्र है जो जनता के सामने खुलकर आ चुका है और जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि ये लोग देश के लिए नहीं, केवल और केवल वोट के लिए, तुष्टीकरण के लिए और सत्ता पाने के लिए झूठ बोलते हैं। और राहुल गांधी को आज बच्चा बच्चा, बूढ़ा, हर जगह जहाँ हम जाते हैं सब यही कहते हैं उस व्यक्ति को बोलना नहीं आता, उसको कोई समझ नहीं है। भारत की आम जनता आज ये बोल रही है। हम कम से कम पिछले 4-6 महीनों में जितने भी लोगों से मिले हैं उनमें से 80% लोग जब भी राहुल का नाम आता है तो उसके ऊपर हंसते हैं, उसकी समझ पे हंसते हैं। ये असलियत है राहुल की, जो उसको समझना पड़ेगा और जनता को भी समझना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति की समझ नहीं है, जिस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, उस व्यक्ति की बातों का क्या उनको संदर्भ दिया जा सकता है या फिर उनको इग्नोर किया जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।